Hi everyone, this is Rishabh Das, your agronomy faculty at Agri Capital. Currently, I am pursuing MSc Agronomy from Institute of Agriculture Sciences, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि हम लोग आज आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं कि हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है और टॉपिक्स क्या क्या है, कैसे हम लोग डील करेंगे नेचुरल फार्मिंग के साथ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, क्योंकि ये नया ही कोर्स जो है हमारा ऐड हुआ है। तो वही आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे आपको इस कोर्स के साथ डील करना है। साथ ही साथ ये एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है। ये पहले मतलब जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस हुआ करता था उसमें ये नहीं रहता था पहले। अब ये सिक्स डीन कमेटी के अंदर में ये सिलेबस ऐड हुआ है आपका नेचुरल फार्मिंग का। तो देखते हैं नेचुरल फार्मिंग मतलब वही आप समझ सकते हैं, हिंदी में सीधा सीधा इसका अनुवाद करेंगे तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या आता है आपका, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती, देखिए दो चीजें हैं, हमें अच्छे से समझना होगा ये चीज को। सॉरी, देखिए दो चीजें हैं, जैसे कि आप लोग हमेशा से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लाइक जैसे कि वो लोग समझते हैं कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों को एक जैसा समझते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो कि मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जो कि हम लोग समझेंगे अपने कोर्सेज जब हमारे लेक्चर स्टार्ट होगा तब। लेकिन आज हम बेसिकली बता देते हैं कि क्या डिफरेंस है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ऑर्गेनिक इनपुट का यूज कर रहे हैं। इनपुट मतलब क्या हो गया, लागत, जो भी लग रहा है हमारे फार्म पे, ठीक है। तो जैसे आपके ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सब हम लोग बाहर से यूज कर सकते हैं, मतलब खरीद के भी लाके अपने फार्म पे यूज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में यही चीज है, नेचुरल फार्मिंग में क्या हो रहा है कि हमारा जो भी इनपुट है, जो लागत है, जो लगा रहे हैं हम लोग अपने फार्म पे, ठीक है, वो भी वो आपका जो है आपके फार्म पे ही होना चाहिए, फार्म पे ही बनना चाहिए। जैसे कि आप चार गाय पाल लेंगे, ठीक है, उनसे जो गोबर आएगा उसी की खाद हम लोग अपने फार्म पे यूज करने वाले हैं, अपने एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई करने वाले हैं। तो यही है नेचुरल फार्मिंग में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हुआ हमारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हिंदी में समझे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी में समझे तो क्या है ये, जैविक है। जैविक खेती की बात करते हैं यहाँ पे, क्या है ये, जैविक खेती। और जो हमारा ये नेचुरल फार्मिंग है वो क्या है, इस पे डिनोट कर रहे हैं हम लोग। नेचुरल का क्या मतलब हुआ, प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो नेचर से रिलेटेड है, हम लोग नेचर के बारे में समझेंगे, नेचर के साथ कैसे बैलेंस बना के हमको फार्मिंग करना है, ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब ये नेचुरल, सबसे बड़ा प्रश्न ये आपके मन में उठ रहा होगा कि नेचुरल फार्मिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है कि जो हमारा हमारे कोर्स में नेचुरल फार्मिंग को ऐड किया गया है। आपको ये भी पता होगा बीएससी नेचुरल फार्मिंग भी चल रहा है, तो ऐसा क्यों अभी हो रहा है ऐसा अभी के समय में, ठीक है। तो देखिए समय का ये डिमांड है, ठीक है। कैसे डिमांड है, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग जितना फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, इन सब का रसायन वगैरह का यूज किए, तो इससे क्या हो रहा है आपके जलवायु के ऊपर, आपके जो आपका वाटर है, सॉइल है, एयर है, ठीक है, इन सब पे क्या हो रहा है, ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, प्रदूषित कर रहा है इसको। इवन कि हमारे हेल्थ को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग सब इसीलिए नेचुरल फार्मिंग को लाया गया, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, आप जान रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो आपका सी लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी ड्राउट, कहीं पे भी सूखा पड़ जा रहा है, जहाँ पे बारिश नहीं होना चाहिए वहां पे ज्यादा बारिश हो जा रही है, ठीक है। तो ये इन सब का कारण क्या है, तो हम लोग जो अभी तक पॉल्यूशन इतना क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। आपके ग्राउंड वाटर में जो आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या जो हर्बिसाइड वगैरह केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसमें मिल जा रहा है, ठीक है। हमारे जैसे कि कोई भी चीज हम लोग देखिए सब कुछ इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का क्या मतलब है, कोई भी चीज अलग नहीं है। फर्टिलाइजर का छिड़काव हो गया या आपका पेस्टिसाइड है, ये हम लोग दे जरूर रहे हैं हम लोग अपने पौधों पौधों पे, लेकिन वो सिर्फ पौधों पे नहीं जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, पानी में जा रहा है, हमारे प्लेट में आ रहा है, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेचुरल फार्मिंग जो है ये कोर्स लाया गया है, ठीक है। तो ये समझेंगे, पहले लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्टरी रहने वाला है उसमें हम लोग क्या समझेंगे कि नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग कैसे है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को समझना, क्योंकि बच्चे यही समझते हैं या फिर कोई भी किसी को भी पूछिएगा तो नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक जैसा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारा रहेगा इंडियन हेरिटेज, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फार्मिंग, क्या इतिहास रहा है नेचुरल फार्मिंग का। सबसे पहले
किसने किया था, ठीक है, ये टर्म किसने दिया, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा, हमारा इंट्रोडक्शन ही रहेगा कि नेचुरल फार्मिंग आखिर है क्या और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे अलग है, ठीक है, ये है। और देखिए पहले के समय में नेचुरल ही फार्मिंग होता था, जैसे जब मान लीजिए आपका फर्टिलाइजर वगैरह जो है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इन सब चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, इन सब चीज का अभी ही कुछ 100-200 साल में आविष्कार हुआ है। तो उससे पहले लोग क्या करते थे, नेचुरल फार्मिंग ही करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते थे, ठीक है। तो बस नेचुरल फार्मिंग में ये चीज याद रखना है कि कोई भी चीज हमको बाहर से यूज नहीं करना है, जो भी यूज होगा हमारे फार्म के अंदर में बना हुआ ही चीज होगा, यूज होगा, ठीक है, और उसी का रिसाइकिल होगा। जैसे क्रॉप रेसिड्यू है, जो भी आप क्रॉप उग रहा है उसका जो भी जैसे ग्रेन्स, हमारा ग्रेन्स हम लोग अलग कर लेंगे, जो भी उसका जो स्ट्रॉ है, पराली है आपका, वो सब हम लोग गाय को खिलाएंगे, तो वैसे वैसे ये चीजें चलेंगी आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस समझेंगे नेचुरल फार्मिंग का क्या रहने वाला है, ठीक है, सॉइल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में कैसे नेचुरल फार्मिंग हेल्प कर रहा है उसको मैनेज करने में, ठीक है। फिर सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ में कैसे, क्योंकि देखिए सॉइल हेल्थ अच्छी हो जाएगी क्योंकि हम लोग इसमें कहीं ना कहीं क्रॉप रेसिड्यू का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक चीजों का यूज करेंगे, तो क्या होगा उससे हमारा सॉइल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी भी इसमें हम लोग देखेंगे, मल्चिंग वगैरह करते हैं इसमें, ठीक है, मल्च बिछाते हैं, तो वो कैसे होगा। कार्बन सिक्विस्टेशन की बात कर रहे हैं, कार्बन सिक्विस्टेशन का मतलब क्या हो गया कि CO2 को फिक्स करना, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, CO2 फिक्सेशन। अब CO2 कैसे फिक्स होता है, आपको पता है ना, लोग कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वातावरण से ये क्या है, CO2 क्या है आपको पता है ना, ग्रीन हाउस गैस है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये ग्रीन हाउस गैस से हमारा तापमान बढ़ रहा है, तो लोग पेड़ लगाने बोल रहे हैं। तो नेचुरल फार्मिंग में ये भी देखेंगे कि हम लोग सिर्फ, जैसे कि हम लोग सिर्फ जैसे फसलों पे सिर्फ आधारित नहीं रहेंगे कि सिर्फ फसल लगा रहे, नहीं, आपको पेड़ लगाना है, 2-4 बकरी भी पालना है, गाय रखना है, मुर्गी रखना है, सब कुछ, ताकि हम लोग एक इंटीग्रेटेड सिस्टम देखेंगे इसमें, ठीक है, पेड़ भी लगाएंगे, ठीक है। तो कार्बन सिक्विस्टेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि CO2 कैसे, CO2 का फिक्सेशन, जैसे कि आपको पता है ना कि CO2 प्लस वाटर, देखिए फोटोसिंथेसिस वाला है ये, इसमें क्लोरोफिल ऊपर लिखते हैं और हीट है, सनलाइट है अपना, हीट है ये सनलाइट, और क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 और फिर कुछ पानी भी निकलता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपको पता है ये क्या है आपका, ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज जाके आपका प्लांट के पार्ट बनेगा, ठीक है, लीफ, यही सब आगे जब प्लांट ग्रो होगा तो उसका नया लीफ कैसे बनेगा, इसी ग्लूकोज से, या फिर इस ग्लूकोज में चेंजेस आएगा, ये प्रोटीन बनेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनेगा, फैटी एसिड बनेगा, तो इसी से बनेगा। जो प्लांट है CO2 को सोख रहा है अपने अंदर, ठीक है, ठीक है, जमा कर रहा है, तो यही आपको कार्बन का क्या है, सिक्विस्टेशन हुआ, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे कि एक एरिया में जो अलग अलग तरह के जीव जंतु, फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स और एनिमल जितने पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कंजर्व करने में ये मदद करेगा, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे मदद करता है। अब बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है ये भी आपको पता है कि हमारे जैसे देखिए हर, जैसे धरती पे हम लोग, तो हर जीव का एक अपना अपना रोल है, ठीक है, सबका एक अपना अपना रोल है, किसी एक को भी अगर आप हटाइएगा तो आपको दुष्प्रभाव उसका देखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर किसी एक स्पीशीज की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसका भी दुष्प्रभाव, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ह्यूमंस का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, हम लोग चीजें अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी का दुष्प्रभाव हम लोग को देखना पड़ रहा है, जो भी डिजास्टर वगैरह हमारा आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जैसे कि हम लोग पेड़ ज्यादा काट रहे हैं, अब पहाड़ के ऊपर से पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाएगी, तो जो आपका भूस्खलन होता है वो सब होगा, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। फूड सिक्योरिटी का मतलब यही है, फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि आपके पास पर्याप्त अनाज है अपना पेट भरने के लिए, वो क्या है, फूड सिक्योरिटी। मतलब एक, अब हम इंडिया की फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इंडिया के पास प्रॉपर उसका अनाज होना चाहिए। अनाज मतलब कि सॉरी एक मिनट, हाँ, तो फूड सिक्योरिटी से क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारे लोगों के पेट भरने के लिए, जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनके पेट, उनका पेट भरने के लिए, भरण पोषण के लिए हमारे पास पर्याप्त फूड रिसोर्स, फूड होना चाहिए, ठीक है, वही है फूड सिक्योरिटी। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या होगा, जब एक बार कोई कंट्री, सबसे पहले कोई भी गरीब अगर देश है तो वो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी की तरफ जाता है, ठीक है, उसके बाद वो आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ जाता है,
न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम खाना तो खाते रहते हैं लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलना चाहिए, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जिस मात्रा में चाहिए, फैट्स मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए और मिनरल मिलना चाहिए। तो हम क्या ट्राई करेंगे, फूड सिक्योरिटी का, ठीक है, फूड सॉरी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि हमारे पॉपुलेशन को एक बैलेंस डाइट मिले। इसका क्या पर्पस है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट से क्या होगा, संतुलित आहार जिसको हिंदी में कहा जाए। तो बैलेंस डाइट से हमारा क्या होगा कि हमारा ग्रोथ अच्छे से होगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर और भी चीजें हैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन टू एसडीजीएस, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो हमारा टॉपिक जब कवर करेंगे तो वो सब देखेंगे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही देख लेंगे कि कंसेप्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। कंसेप्ट देखेंगे कि क्या है नेचुरल फार्मिंग, उसमें डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, किसको दिया था, जैसे कि हम लोग वन स्टोर रिवॉल्यूशन वगैरह ये सब देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि क्या उद्देश्य है हमारा नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है। क्योंकि किसी चीज का पढ़ने का कोई उद्देश्य होना चाहिए ना, तो क्या उद्देश्य है नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है। यही सब है कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है, जलवायु में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो पॉल्यूशन है उसको कम करना है, ठीक है। हमारा ये सबसे बड़ा चीज नेचुरल फार्मिंग क्या है कि इनपुट को कम करना है। जैसे ही आपका इनपुट कम होगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इनपुट को कम करना है, इसलिए देख रहे हैं नेचुरल फार्मिंग में कोई भी चीज हम बाहर से नहीं ला रहे हैं, इवन की बीज तक हम लोग बाहर से नहीं लाते हैं, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। क्या क्या है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसका स्कोप क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप का मतलब क्या है, दायरा क्या है, इसका दायरा क्या रहने वाला है हमारे नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। मेन पिलर्स देखेंगे, इसके चार चार मेन पिलर्स है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। एक होता है बीज अमृत, जीव अमृत, ठीक है, वापसा, ये सब चीजें आपके अंदर ये क्या बोलते हैं होती हैं, ठीक है। फिर आपका है इसमें मेथड देखेंगे, स्कूल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जैसे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें आप सुने होंगे सुभाष पालेकर जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। फिर एक ऋषि कृषि है, बहुत तरह का तीन चार तरह का स्कूल है, मतलब मेथड्स है जो अप्लाई किया गया है, जिसमें कंसेप्ट है नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है। फिर हम लोग डिजाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे कि बेसिकली अगर हम किसी नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे अभी तक हम लोग क्या फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो नेचुरल फार्मिंग हम चाहते हैं अपनाना, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करना है, क्या आपके फार्म का लेआउट होना चाहिए, ये सब आप लोग को ध्यान रखने का जरूरत है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रहने वाला है, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को समझने की क्या जरूरत है, पहले आप समझिए इकोलॉजी क्या है, ये हम लोग फर्दर आगे देखेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है। कि इकोलॉजी क्या है, कि आपको पता है कि दो चीजें होती हैं इकोसिस्टम के अंदर, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या है, जो चीजें जीवित है, जो जीव जंतु है। और एबायोटिक क्या है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब क्या है, तो इनके साथ एक दूसरे का इंटरेक्शन है, ठीक है। अब बारिश हो रहा है तभी तो पेड़ पौधा जिंदा है, पानी के कारण, ठीक है। सनलाइट है तभी तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो हमारा क्या है, इंटरेक्शन है। तो इन चीजों को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स के साथ भी हमारा इंटरेक्शन है, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह है, जो केचुआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या कर रहे हैं, आपको जो न्यूट्रिएंट है हमारा, जो जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन लोग को क्या कर रहे हैं, एवलेवर करा रहे हैं प्लांट को, तो वो भी जरूरी है हमारे मिट्टी में होना। अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी में आपको जैसे पता होना चाहिए कि एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर जितने धरती पे मनुष्य है ना, उतना के बराबर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो जरूरी है आपकी मिट्टी के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग हम लोग देखेंगे, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारा, देखिए हम एक ह्यूमन एज अ कम्युनिटी है, तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के प्रति, ठीक है। नेचर को भी लेके चलना है हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग नेचर, देखिए हर चीज जो है ना वो नेचर के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। जहां आप नेचर के विरुद्ध जाते हैं तो वही नेचर आपको मतलब रिजल्ट देती है। जैसे आप पहाड़ पे इतने लोग आप होटल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो पहाड़ भी अपना उसका भी एक क्षमता है, तो वो भी उसमें भी क्या बोलते हैं दिक्कतें आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। आप इतना पेड़ काट रहे हैं, देखिए ये सब जो है, जो आज हो रहा है, इतना बीमारी फैल गया है, लोगों को कैंसर हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत दिनों का जो हम लोग इतना खराब कर चुके हैं अपने इन्वायरमेंट को, इसीलिए ये हो रहा है। क्योंकि हम लोग एक अब एकदम चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, नेचर के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है।
इतनी बीमारियां वगैरह, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले लोग क्या होता था, शाम होता था 6-7 बजे तक खाना खा के सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठते थे। अब कोई ऐसा करता है? कोई नहीं करता है ऐसा, ठीक है। तो यही होता है, यही सब हमारे बीमारी का कारण बन रहा है। तो वही हम लोग को समझना है कि हमारा बेसिकली यही कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझना है कि ह्यूमंस जैसे हम लोग बहुत समझदार हैं, कॉन्शियस हैं, मतलब कि कॉन्शियस है, तो हमारा क्या मतलब है कि हमको जो है दूसरे जो स्पीशीज है उनके महत्व को समझना है, उनको कंजर्व करना है, ठीक है। पानी के महत्व को समझना है, ठीक है। और भी अलग जीव जंतु है, उनके महत्व को समझना है, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए हम खूब इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, सारा मान लीजिए आपका हनी भी मर गया, तो अब हनी भी जरूरी, हनी भी क्यों जरूरी है? पॉलिनेशन के लिए। जैसे कि आपका हनी भी है, ये क्यों जरूरी है? ये पॉलिनेशन के लिए जरूरी है, परागन के लिए जरूरी है। अगर पूरा धरती पे से हनी भी हट जाए तो आपका पॉलिनेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि आपका फ्रूट बनेगा ही नहीं। फ्रूट बनेगा नहीं तो क्या खाएंगे हम लोग? कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज में समझना है हमारे कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर में। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे, बता चुके हैं क्या है इकोलॉजिकल, इकोलॉजी में, ठीक है। तो उसमें हमारा वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, फुटप्रिंट के बारे में समझेंगे। फुटप्रिंट का क्या मतलब है कि देखिए, आप कभी भी कहीं चलते हैं तो आपका पैर का निशान ऐसे दिखाई देता है ना, जैसे गीली मिट्टी पे चलिएगा तो आपका ऐसा पैर का निशान दिखाई देगा। तो यहाँ पे फुटप्रिंट का क्या मतलब है? फुटप्रिंट का ये मतलब है कि कोई भी चीज, जैसे ये फोन बना, ठीक है, तो फोन बन रहा है या ये बिजली बन रही है, तो ये बिजली कैसे बनता है? सबसे अच्छा एग्जांपल है, बिजली कोयला जला के बन रहा है। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा जो बिजली बन रहा है वो कोयला जला के बन रहा है। तो कोयला से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो ये बिजली की कीमत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक यूनिट मान लीजिए बिजली बनाने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये क्या है? आपका कार्बन फुटप्रिंट है आपका, ठीक है। ठीक है, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल जल रहा है, तो 1 लीटर पेट्रोल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला? तो ये क्या हुआ आपका? कार्बन फुटप्रिंट। अब इसी तरह से वाटर फुटप्रिंट है, कोई भी चीज बनाने में, जैसे लेदर का कोई भी चीज बनता है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी आपका यूज होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर लेदर बनाने में आपको कितना पानी यूज हुआ, तो वो उसका क्या हो गया? वाटर फुटप्रिंट। वैसे ही नाइट्रोजन का भी फुटप्रिंट है, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि 1 केजी गेहूं उगाने, 1 केजी धान राइस में आपका कितना पानी लग जाता है? आप लोगों को पता होगा, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को 50,000 लीटर पानी आपका लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसका जो है ये वाटर फुटप्रिंट है, ठीक है। क्योंकि ये कितना बेसिकली कितना यूज हो रहा है उस चीज को बनाने में, उस चीज को प्रोड्यूस करने में, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वो क्या हो गया? कार्बन फुटप्रिंट। कितना नाइट्रोजन निकल रहा है, नाइट्रोजन फुटप्रिंट हो गया। वाटर हो गया, वाटर कितना यूज हो रहा है, बेसिकली निकल नहीं रहा है, कितना यूज हो रहा है, ठीक है, या कितना उत्सर्जन हो रहा है उसका, वो क्या हो गया? आपका वाटर फुटप्रिंट हो गया, ठीक है। फिर है इवेल्युएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये सब बेसिकली हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी थोड़ा बहुत हम अभी बस ऐसे ही बताते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। जिज्ञासा बता रहे हैं कि क्या रहने वाला है आपका, ठीक है। सिस्टम एंड क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम, इंटीग्रेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में क्या बोला जा रहा है? इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे से मिलाना, ठीक है। सिर्फ हम लोग जैसे अभी के देखिए, अभी के किसान क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपका गेहूं उगा रहे हैं, सिर्फ धान उगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमको, हमको क्रॉप तो उगाना ही है, साथ ही साथ हमको ट्रीज लगाना है, एनिमल रखना है साथ में। ये किसका सिस्टम है? आपको याद होगा एग्रो फॉरेस्ट्री, आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री में यही होता था कि हम लोग साथ में आपका खेती भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ फल के पेड़ भी लगाए हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स भी रखे हैं हम लोग ताकि उसका गोबर यूज कर सके। तो ये सब भी नेचुरल फार्मिंग का ही पार्ट है। तो ये देखिए, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को खाना भी मिल जाए, साथ ही साथ हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हो जाए। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे हो रहा है यहाँ पे? कि हम लोग फल खा लेंगे तो कुछ विटामिन मिनरल हो जाए, कुछ सब्जी के पौधे लगा लेंगे तो हम लोग को कुछ मिनरल मिल जाएगा, दूध वगैरह पी लेंगे तो प्रोटीन फैट का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, चिकन है उसका अंडा खा लेंगे तो उससे क्या होगा, हैन है उसका अंडा खा लेंगे तो प्रोटीन कंटेंट पूरा हो जाएगा। तो यही सब हमारा इसमें गोल रहने वाला है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या रहेगा उसमें वो समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी इनहेंसमेंट, कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को इनहेंस कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इनहेंस करने का क्या मतलब है? कि एक जगह पे ज्यादा, मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहे, ज्यादा जीव रहे एक जगह पे, तो उससे क्या होगा? वहां की बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। ये हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? हाँ, इंडिजिनस सीड प्रोडक्शन। इंडिजिनस सीड प्रोडक्शन का क्या मतलब है? कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग में ये देखेंगे कि कोई भी सीड हम लोग बाहर से नहीं ला रहे हैं। जो सीड है हमारे फार्म का है, हमारे लोकेलिटी का है। तो जो भी हमारे लोकल सीड्स होते हैं ना, जो जनरली लोकल सीड्स के अंदर क्या देखा जाता है कि उस एरिया के लिए वो अडेप्ट रहते हैं,
ठीक है, वहां पे क्या है उस एरिया के लिए वो अडेप्ट है, तो उनके अंदर क्या है डिजीज रेजिस्टेंस देखा जाता है। उनके अंदर क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है, किसके प्रति रेजिस्टेंस होता है डिजीज एंड जो इंसेक्ट है आपका, जो कीट पतंगे लगते हैं उससे। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कि कैसे प्रोड्यूस करना है इसको। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड एनर्जी यूज। ठीक है, जैसे हम अपना फार्म में जो है रिसोर्सेज का यूज करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे आपका सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, जो सॉइल है, मैन पावर है, ये सब क्या है आपका रिसोर्स है। तो इसको कैसे मैनेज करना है हमको, कैसे बचाना है, कंजर्व मतलब कैसे बचाएंगे उसको, ये हम लोग देखेंगे। फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग, फार्म वेस्ट रिसाइकलिंग का मतलब है जो क्रॉप रेसिड्यू बच गया, रेसिड्यू का क्या हुआ, रेसिड्यू मतलब क्या हुआ जब हम लोग हार्वेस्ट कर लिए, अब जो मेन पार्ट है जो हमारा इकोनॉमिकल पार्ट है वो तो हमारा ग्रेन है, ग्रेन निकाल दिए, तो जो बचा जो जो ये पुआल वगैरह बच जाता है उसको कैसे हमको मैनेज करना है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग, गाय वगैरह को खिला देंगे, गाय जो गोबर करेगी उसको हम लोग खाद बना लेंगे। तो ये क्या हो गया रिसाइकलिंग हो गया आपके जो भी क्रॉप रेसिड्यू है। वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे, पानी कैसे बचाएंगे इसकी बात करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो गया कि हमें फॉसल फ्यूल यूज नहीं कर रहा है। फॉसल फ्यूल का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉसल फ्यूल से मतलब है आपका जो आपका कोयला है। ठीक है, कोयला हो गया, फिर आपका जो पेट्रोल है ये हो गया। तो इससे क्या हो रहा है प्रदूषण बढ़ रहा है हमारा। और रिन्यूएबल क्या है जो हमेशा से हमारे साथ रहेगा, जैसे सनलाइट, सनलाइट कभी खत्म होगा नहीं खत्म होगा, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे कि सोलर पैनल वगैरह लगा के, या बायोगैस, ये भी क्या है आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, एनिमल रियरिंग अंडर नेचुरल फार्मिंग बता चुके हैं, गाय भैंस यहाँ पे रखना है आपको, तो उसमें कैसे कैसे आपको रियर करना है। और इसमें देखिए ये भी है कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर आपको गाय कैसी रखनी है, देसी गाय मतलब विदेशी गाय नहीं रख सकते कि होल्स्टेन फ्रीसियन रख लिए, जर्सी रख लिए, ये सब नहीं रखना है आपको। क्या रखना है आपकी देसी गाय, ठीक है, जो आपकी साहिवाल है, थारपारकर है, ये सब आप लोग को रखना है। ठीक है, गीर है, ये सब आप लोग को रखना है। तो उसको रियरिंग कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, कि जितना भी आपके जो जो देखिए हर प्लांट का अपना रिक्वायरमेंट है, सबको नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये सब चाहिए। ठीक है, तो उनका रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरा कीजिएगा, गोबर से या अलग चीजें दे के। ठीक है, तो वो हम देखने वाले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, जैसे कि हम लोग क्या करते थे पहले फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते थे, तो उनकी जगह पे हम कैसे गोबर का खाद या फिर केचुआ खाद कैसे यूज करेंगे, तो वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे हमको मेंटेन करके रखना है वो देखेंगे। ठीक है, फिर पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेस्ट में तीन चीजें आती हैं, आपका डिजीज, पेस्ट वही चीज, देखिए पेस्ट वो चीज है जो आपके जो आप फार्म पे कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, खेती में जो चीज रुकावट डाले, जैसे कि डिजीज हो गया आपका, डिजीज हो गया, वीड हो गया, इंसेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका पेस्ट हो गया। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे कि देखिए पहले हम लोग केमिकल्स का यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकली कैसे इसको रोका जा सकता है क्रॉप रोटेशन करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे नॉन केमिकल पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, ये कैसे करेंगे हम लोग इसमें देखेंगे। बहुत सारा यहाँ पे अस्त्र होता है, जैसे कि नाम दिया गया है अग्नि अस्त्र। ठीक है, अर्क वगैरह होता है, वो सब कैसे हम लोग को बनाया जाता है वो देखेंगे हम लोग कि, और इनसे कैसे हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल कंट्रोल मेथड वही है पेस्ट में आ जाएगा, कि हम लोग बायोलॉजिकल एनिमीज जो नेचुरल एनिमीज है, नेचुरल एनिमी क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा कीड़ा है जो आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस कीड़ा को कोई कीड़ा खाता होगा, तो उसको हम लोग अपने इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो जो आपका जो कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा था उसको वो खा लेगा, उससे क्या होगा कि उस कीड़े की जनसंख्या कम हो जाएगी। ठीक है, ये करना है हम लोग को। ठीक है, फिर क्रॉप रोटेशन वगैरह करना है, ये सब हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, मैकेनाइजेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट एस्पेक्ट, इसमें मैकेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का क्या मतलब है कि मशीन्स वगैरह का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो है नेचुरल फार्मिंग के अंदर, ये देखेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट में क्या है आपका प्रोसेसिंग है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है, ये आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कैसे प्रोसेस करेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सिर्फ गेहूं उगा रहे हैं सीधा बेच रहे हैं तो आपको उसका उतना पैसा नहीं मिलेगा, गेहूं का आटा बेचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज है, गेहूं का बिस्किट बना दीजिएगा तो उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है, ये आपको देखना है। ठीक है, लेबलिंग वगैरह पे देखेंगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी देखेंगे। इकोनॉमिक वायबिलिटी का क्या मतलब है
कि हमारा फार्म जो है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। प्रॉफिटेबल से मतलब क्या है कि वो हमें मुनाफा देगा कि नहीं देगा। इतना चीज हम लोग जो कर रहे हैं वो अगर मुनाफा ही नहीं देगा तो हम लोग क्यों करेंगे। तो ठीक है, ये भी जांचना जरूरी है कि हमारा जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। ठीक है। सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। ठीक है। अभी देखिए आपका जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनका जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल का क्या मतलब है कि उनको हम लोग बाहर के मार्केट में, यूएस के मार्केट में, रशिया के मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है। तो उसका डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है, तो वो देखेंगे हम लोग। सर्टिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे देखिए कोई भी आदमी सिर्फ ऐसे नहीं कि ये कोई प्रोडक्ट उठा के लाए बोले नेचुरल नेचुरल है, 100% नेचुरल है, उसको बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको एजेंसीज बनी हुई है जो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट देंगी। ठीक है। आपके फार्म का जांच करेगी, तब आपको वो, क्योंकि कोई भी आदमी धोखा कर सकता है, क्योंकि ये कोई सेंसिटिव मैटर है ना, इसीलिए। ठीक है। इसकी मार्केटिंग कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है। यही है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। आपके फार्म का कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होगा। ठीक है। वो फुलफिल करना चाहिए आपका फार्म। ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बता दिए ये तो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या क्या रहने वाला है, सॉरी, कि गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऐड हुआ है हमारे अंदर कोर्स, ये नेचुरल फार्मिंग का, ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है, ताकि नेचुरल फार्मिंग लोगों को पता चले कि है क्या, और लोग मतलब करें इसको। ठीक है। लोगों में फैले ये चीज, पॉपुलर हो। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आ रही है, ठीक है, क्या सब्सिडी दे रही है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, ये हम लोग देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ला रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या ला रही है। ठीक है। एनजीओ क्या काम कर रही है नेचुरल फार्मिंग के लिए, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। कुछ केस स्टडीज देखेंगे, सक्सेस स्टोरीज, जैसे कि आपको मोटिवेशन चाहिए। अब आप कुछ करने जा रहे हैं, अब उस फील्ड में कोई सफलता पाया ही नहीं है, तो आप वो चीज क्यों करेंगे। ठीक है। लोगों का एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो इसीलिए हम लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या करने वाले हैं कि लोगों का सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे, कि नेचुरल फार्मिंग के फील्ड में लोग सक्सेस पाए हैं या नहीं पाए हैं। ठीक है। तो उनकी स्टोरीज देखेंगे। ठीक है। ये देखेंगे क्या है आपका, सक्सेसफुल स्टोरीज देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसमें देखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप इन नेचुरल फार्मिंग, कैसे बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। ठीक है। वैल्यू चेन डेवलप कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट कैसे इसमें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे देखिए जो भी चीजें होंगी वो आपका केमिकल्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका हैंड वीडिंग, जो भी खरपतवार उखाड़ते हैं वो सब मतलब हाथ से ही होगा। तो उसके लिए हम लोग इसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ इसमें देखने वाले हैं। तो यही रहने वाला है आपका कोर्स हमारा। ठीक है। एग्री कैपिटल का कोर्स है ये, आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए, तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपका नेचुरल फार्मिंग का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये सिलेबस होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और जैसे हम बोल रहे हैं पढ़ाने का तरीका जो है, हम ऐसा ही रखने वाले हैं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे इस कोर्स में, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो आपको इसमें बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा, मन नहीं लगेगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट बनाए रखने की मेरी एकदम कोशिश रहेगी। ठीक है। तो थैंक यू, यही हमारा कोर्स है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो कि आपका सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। सो थैंक यू।